गुड मॉर्निंग एवरीवन। एक एक्स्ट्रा पेन है किसी के पास? रहने दो है मेरे पास। सुनो, अटेंडेंस लास्ट में बना देंगे, अभी पढ़ लो। हम लोग इंट्रोडक्शन इसका कर चुके थे, लेखक परिचय एक बार फिर से दोहरा देते हैं। चैप्टर है भारत से हम क्या सीखें। ये चैप्टर का नाम है, लेखक हैं मैक्स मूलर। कहाँ के रहने वाले हैं? जर्मनी। किसके भाषण से प्रेरित हैं? स्वामी विवेकानंद। नंद दो गो ना हो गया ना, इतना ओपन किए हुए थे। स्वामी विवेकानंद। स्वामी विवेकानंद की वजह से इनको किस में रुचि हो गया? तो पुराण, भारतीय ग्रंथ बोल देते हैं, जो भी वेद है, उपनिषद है, उन सब में इनकी रुचि बढ़ गई। और भारत से ये प्रेरित होकर क्या लिखे हैं? भारत से हम क्या सीखें। भारत से क्या हो गए? ये प्रेरित हो गए जब भारत का भ्रमण किए तो। ये सब लेखक परिचय में हम लोग देखे थे। आगे चैप्टर देखते हैं। इसमें देखो तो इसका लिखावट दिख रहा है अच्छा से? काला है? साइलेंस, ब्राइटनेस ज़्यादा बढ़ा दिए होंगे, कोई बात नहीं, बहुत अच्छा दिख रहा है। चलो इधर देखो। अरे बताओ, मुझसे हैंडसम है कोई? कैमरा लॉक, हम भूल जाते हैं इसमें, पता है कैमरा लॉक है कि नहीं ये पता नहीं। नहीं बन रहा इधर से। साइलेंस। तुम लोग हंसते काहे हो जी? ऐसा लगता है जैसे दांत में फेयर लवली लगा के आया सब। शांत रहो। इस तरह से हंसेगा जैसे लगेगा कि दांत में फेयर लवली लगा के आया। देखिए हमारे दांत, देखो इधर। ओए, चैप्टर है भारत से हम क्या सीखे। लाल कलर ले लेते हैं ताकि आप लोग क्या शांत रहो। लेखक परिचय बता दिए हैं, पूरा चैप्टर नहीं बताया बबनी। चैप्टर आज शुरू हो रहा है। चलो शांत रहो। ओए, एक दिन हम ऐसे ही आप लोग से रीडिंग लगवाए थे, ठीक है? देखो इधर, भारत से हम क्या सीखे चैप्टर है। इसमें कहा जा रहा है सर्वविध संपदा और प्राकृतिक सौंदर्य से परिपूर्ण कौन सा देश है? वो है भारत। अगर आपको ठंडी चाहिए तो जाइए जम्मू कश्मीर, उसी समय अगर गर्मी चाहिए तो चले जाइए केरल, अगर बहुत ज़्यादा बारिश चाहिए तो मेघालय चले जाइए, बहुत ज़्यादा पहाड़ चाहिए तो जम्मू कश्मीर, लद्दाख, सिक्किम, ये सब में चले जाइए। अगर बहुत ऊंचा वाला पहाड़ चाहिए तो सिक्किम चले जाइए, कंचनजंगा। तो भारत में प्राकृतिक सौंदर्य बहुत अच्छा है। ये एक ही समय में गर्मी, सर्दी, ठंडी, हर चीज़ का एहसास आपको सिर्फ भारत देश में हो सकता है। तो ये परिपूर्ण है। यदि आप मुझे इस भूमंडल का अवलोकन करने के लिए कहें तो बताऊंगा कि वह देश है भारत। अगर आप कहते हैं कि हर एक प्राकृतिक संपदा से अगर परिपूर्ण कोई देश है तो मैं क्या बताऊंगा? एक ही समय में ठंडी, गर्मी, बरसात, हर चीज का अनुभव आपको किस देश में हो सकता है? सिर्फ भारत में। भारत जहां भूतल पर ही स्वर्ग की छटा निखर रही है। स्वर्ग की छटा, जैसे अभी भारत में एक है कालका शिमला रेल मार्ग,
उसमें अगर आप जाइएगा तो स्वर्ग से तनिको कम अनुभव नहीं होगा। अब स्वर्ग कैसा है किसी को पता नहीं, एक मन में एक इमेजिन बना हुआ है, एक इमेज क्रिएट हो चुका है कि स्वर्ग मतलब अति सुंदर, बहुत अच्छा, देखा किसी ने नहीं है। तो जो कालका शिमला रेल मार्ग है हिमाचल प्रदेश में, उसमें जब आप जाइएगा वो अपने सुंदरता की वजह से यूनेस्को में शामिल है, विश्व धरोहर के रूप में शामिल है अपने सुंदरता की वजह से। तो भूतल पर ही स्वर्ग निखर रही है, किस देश में? भारत में। यदि आप यह जानना चाहें कि मानव मस्तिष्क को उत्कृष्टतम उपलब्धियों का सर्वप्रथम साक्षात्कार किस देश ने किया है? जिस समय अफ्रीका और यूरोप के लोग खाने के लिए दर दर भटक रहे थे, उस समय हमारे यहाँ शिक्षा चरम सीमा पर थी, बहुत सारे गुरुकुल ये सब चल रहे थे। तो शिक्षा का शुरुआत समाज में सबसे पहले हुआ है तो भारत से ही हुआ है। वो अलग बात है कि बाकी आक्रांताओं ने आकर के लूटपाट करके एकदम बर्बाद कर दिया है, वो अलग। लेकिन सबसे पहले अगर शिक्षा की बात किया जाए तो वो कहाँ से शुरू हुआ है? भारत से। जैसे अभी केमिस्ट्री में आप लोग पढ़ते होंगे कि परमाणु का खोज किसने किया? डाल्टन। खत्म हो गया, पढ़ा है कि नहीं? परमाणु का खोज किसने किया? लेकिन उनसे कई वर्षों पहले, कई सदियों पहले महर्षि कणाद ने परमाणु के बारे में एक पूरा ग्रंथ लिख दिए कि जितना भी कोई भी चीज़ बना हुआ है वो सब किससे बना हुआ है? परमाणु से। लेकिन उस ग्रंथ को न पढ़ करके हम लोग किसको मानते हैं कि डाल्टन ने परमाणु का खोज किया। उसी तरह से सर्जरी जो होता है, ऑपरेशन करने का तरीका, सबसे पहले हमारे यहाँ एक महर्षि सुश्रुत नाम के व्यक्ति थे, उन्होंने अपने पूरे ग्रंथ में लिख दिए। सबसे पहले वही सर्जरी किए थे, ऑपरेशन, सबसे पहला ऑपरेशन। लेकिन उनको मान्यता ना दे करके हम लोग अभी जो बाहरी लोग हैं, यूरोप के हैं, इंग्लैंड के हैं, अमेरिका के हैं, उन लोगों का हम लोग मान्यता देते हैं, क्योंकि अपने ग्रंथ को हम लोग भूल गए। कहा नहीं जाता है घर की मुर्गी दाल बराबर, तो वही हाल है। तो उत्कृष्ट उपलब्धियों का सर्वप्रथम साक्षात्कार किस देश ने किया है? भारत ने। और किसने जीवन की सबसे बड़ी समस्याओं पर विचार कर उनमें से कईयों के ऐसे समाधान ढूंढ निकाले हैं कि प्लेटो और कांट जैसे दार्शनिकों का अध्ययन करने वाले हम यूरोपियन लोगों के लिए भी वे मनन के योग्य हैं। जो जर्मनी है वो किस में आता है? यूरोप में आता है। इंग्लैंड हो गया, न्यूजीलैंड नहीं, इंग्लैंड, तुर्की, ये सब किस में आता है? यूरोप में पड़ जाता है। ठीक है। जर्मनी भी किस में है? यूरोप में। फ्रांस भी किस में? यूरोप में। तो ये सब देश यूरोप में आता है। ठीक है। नॉर्वे, ये सभी देश क्या है? यूरोप में है। और ये एक साथ ही है। जैसे हम लोग किस महाद्वीप में आते हैं? एशिया महाद्वीप में। उसी तरह से जर्मनी किस महाद्वीप में है? यूरोप में। सबसे छोटा महाद्वीप यूरोप ही है। यहाँ पर कहा जा रहा है कि जो भारत के लोग हैं उनकी जो विचारधारा है, कई ऐसी परेशानी है, शांत रहो, कई ऐसी परेशानी है जिसका वो इस तरह से समाधान ढूंढे हैं जिसका तारीफ करते आप नहीं थकेंगे। वो क्या है? अध्ययन करने वाले यूरोपियन लोगों के लिए मनन के योग्य है, चिंतन करने का विषय है, वो सोचने का विषय है कि आखिर उन्होंने ऐसा कैसे कर लिया। जैसे कोई छोटे उम्र में बहुत अच्छा कर लेता है तो सोचने लगता है। एक फेमस हुआ था, छोटा था, क्या नाम था? कौटिल्य पंडित, सुना है? हरियाणा का था, केबीसी में गया था, बहुत छोटा था। अरे कौटिल्य पंडित का नहीं सुना था तुम लोग ने? बहुत छोटा था और केबीसी में गया था। तो उतना छोटा उम्र में अगर आप किसी को देख रहे हैं, शायद 10 या 12 साल का ही था, उतने छोटे उम्र में अगर कोई केबीसी में चला जा रहा है तो उसकी योग्यता के बारे में आप सोच सकते हैं कि किस प्रकार का रहा होगा। केबीसी कौन बनेगा करोड़पति? चलो देखो यार, तो
जैसे मान लो अब खाना खाना है, आज भी यूरोप के लोगों को खाना बनाने नहीं आता है, वो वही पाव रोटी खाता है। उसको रोटी बनाने नहीं आता है, इसलिए वो ब्रेड खाता है, पाव रोटी खाता है। जो सुनो, जो रोटी बनता है वो पानी डाल, उस सबको जलेबी बनता ही नहीं, उस सबको जलेबी बनाना आता ही नहीं है। समोसा यहाँ से ले जाएगा, सोचेगा इसमें आलू गया कैसे। उस सबको ये सब का तकनीक ही नहीं पता, समझ ही नहीं पाता है ये सब। तो अब वैसा अगर कोई सोच रहा है तो उस पर चिंता करने की विषय है। ओए सांद्र, सोचेगा कि जलेबी में रस गया कैसे, गया कैसे। आगे देखो, सुनो, मैं यहाँ भी साइलेंस, मैं यहाँ भी भारत ही का नाम लूँगा, और यदि यूनानी, रोमन और सेमेटिक जाति के यहूदियों की विचारधारा में ही सदा अवगाहन करते रहने वाले हम यूरोपियनों को ऐसा कौन सा साहित्य पढ़ना चाहिए जिससे हमारे जीवन का अंतरतम, परिपूर्ण, अधिक स्वर्गीय, अधिक विश्वव्यापी, यूं ही कहे कि संपूर्णतया मानवीय बन जाए, और यह जीवन ही क्यों, अगला जन्म तथा शाश्वत जीवन भी सुधर जाए, तो मैं एक बार फिर भारत ही नाम लूँगा, और जो लोग छटपटा रहे हैं उन लोग को हम पीट दूंगा। तो इसलिए चुपचाप सुनो, नहीं पढ़ना है, पढ़ चुके हो, ज़्यादा ज्ञान हो चुका है तो जल जाओ, बाकियों को पढ़ने दो, ठीक है। जानवे करते हो हम पीटते हैं तो नॉर्मली नहीं पीटते हैं, पीटेंगे तो कम से कम तो एक सप्ताह तो याद रहेगा ही रहेगा, उससे कम तो याद नहीं रहेगा। इधर देखो, क्योंकि हम ज़्यादा नहीं ना मारते हैं, कंप्लेन आ जाता है तो फिर दिक्कत हो जाता है। चल देखो इधर, कहाँ पढ़ा रहे थे हम, भुला ही जाते हैं। देखो यहाँ रोमन दिख रहा है। इंग्लिश भाषा किस लिपि में लिखा जाता है? रोमन लिपि में। हिंदी भाषा देवनागरी लिपि में। हिंदी भाषा किस लिपि में लिखा जाता है? और इंग्लिश भाषा? जो इंग्लिश है वो यूरोप से ही निकला हुआ भाषा है, और उसमें एक देश था इटली, उसी के पास था रोमन। रोम देश था एक पहले, जो अब के समय में इटली बन गया है। पहले इटली का नाम क्या था? रोम। जैसे पहले, अभी जो ईरान है उसका नाम पहले था फारस। अभी जो ईरान है उसका नाम पहले क्या था? फारस। तो ईरान का जो बगल में एक खाड़ी है, जैसे बंगाल के बगल में जो खाड़ी है उसको बंगाल की खाड़ी बोलते हैं, उसी तरह से ईरान के बगल में एक खाड़ी है उसको बोलते हैं फारस की खाड़ी, क्योंकि ईरान का नाम पहले फारस था। तो जो अभी के समय में जो इटली है उसी का नाम पहले क्या था? रोम। वहीं से एक लैंग्वेज निकला था इंग्लिश, तो रोमन लिपि नाम रख दिया गया और उसी पर लिखा जाता है। तो कहा यह जा रहा है कि सेमेटिक जाति के यहूदियों की विचारधारा में ही सदा अवगाहन करते रहने वाले हम यूरोपियन, जो यहूदी लोग होते हैं उनकी विचारधारा सबसे उत्तम विचारधारा मानी जाती है। अब ऐसा इसलिए माना जाता है क्योंकि गूगल के निर्माता यहूदी, फेसबुक के निर्माता यहूदी, इंस्टाग्राम, ट्विटर, जितना भी ये जो फेमस कंपनियां हैं, अमेजॉन हो गया, ये सब का कौन है? यहूदी ही है। सबका निर्माता कौन है? यहूदी। तो इसलिए वो जो यूरोप के लोग थे वो कह रहे हैं कि हम लोग यहूदियों के विचारधारा का ही क्या करते रहने वाले लोग हैं, अवगाहन करने वाले लोग हैं। लेकिन आप जब भारत जाइएगा, साहित्य पढ़ना चाहिए जिससे हमारे जीवन का अंततम परिपूर्ण हो। तो जब आप भारत के बारे में जानेंगे तो आपका आत्मा, अंतरतम, अंतर्मन जो है वो क्या हो जाएगा? परिपूर्ण हो जाएगा। अधिक विश्वव्यापी, यूं कहे संपूर्ण मानवीय बन जाए, यानी जो भारत का साहित्य है वो पूरे विश्व में सर्वोत्तम है, मानवीय बन जाए, और यह जीवन ही क्यों, अगला जन्म तथा शाश्वत जीवन भी सुधर जाए, तो एक बार फिर भारत का ही नाम लूँगा। यानी कि इस जीवन ही नहीं बल्कि अगले जन्म भी शाश्वत बन जाए, अगले जन्म में स्वर्ग मिलेगा,
ये भी क्या हो जाएगा, फिक्स हो जाएगा। किसमें? भारत का साहित्य अगर आप पढ़ते हैं, भारत की विचारधारा पे अगर आप चलते हैं तो। किसी को कोई दिक्कत? चलो आगे देखो। जो लोग आजकल के भारत में घूम कर आए हैं उन लोगों को अधिकतर भारत के कलकत्ता, बम्बई, मद्रास या ऐसे दूसरे शहरों की ही याद है। जैसे जो बड़े बड़े शहर रहते हैं वो वही सबको याद रहता है। जैसे अमेरिका के बारे में हम लोग क्या जानते हैं? तो अमेरिका का एक तो उसकी राजधानी वाशिंगटन डीसी, दूसरा कैलिफोर्निया, न्यूयॉर्क, यही सब जो फेमस शहर है, यही सब के बारे में हम लोग जानते हैं। उसी तरह से बाकी जो लोग भारत से घूम करके गए हैं उनको क्या याद रहेगा? तो कलकत्ता, बम्बई, मद्रास, दिल्ली, यही सब याद रहने वाला है, जो बहुत बड़े शहर है। जबकि मेरा अधिकतर ध्यान सच्चे अर्थों में भारत के नागरिक ग्रामवासियों की ओर ही रहा है, क्योंकि सच्चे भारत की दर्शन वहीं हो सकती है। अब जो बड़े बड़े शहर हैं उसमें तो लोग अपने आप में ही बिजी हैं, उनकी जो वास्तविकता है, रहन सहन है, वो हर चीज़ में डिफरेंट है। अभी जो शहर है वहाँ पे बहुत अमीर से अमीर लोग भी मिलेंगे और बहुत गरीब से गरीब लोग भी मिलेंगे, तो आप उसमें अंतर नहीं कर पाइएगा कि भारत आखिर में अमीर है कि गरीब है, पता नहीं चलेगा। लेकिन उनके मनों का पता नहीं चलेगा, वो मतलबी की तरह व्यवहार करते हैं, अपने काम से मतलब। सामने अगर कोई कुछ पूछ रहा है तो उसमें भी देखेंगे कि हाँ इसमें मेरा क्या फ़ायदा है, तभी आपको बताएंगे। तो सच्चे भारत का दर्शन कहाँ हो सकता है? गांव में। गांव के लोग मतलबी नहीं होते, वो स्वार्थ से नहीं जीते, वो सबका भला सोचते हैं। हम अगर आगे बढ़ेंगे तो हमारा पड़ोसी भी, वो अलग बात है कि कहते हैं कि नहीं जलते हैं पड़ोसी इतना आगे कैसे चल गया, तो वो अलग बात है। लेकिन आजकल के गांव भी धीरे धीरे शहर वालों की मानसिकता को अपना रहा है। आजकल के गांव के लोग जो है वो सोच रहे हैं शहर वाले इतने ऐशो आराम में रहते हैं तो हमें भी चाहिए, जिसके वजह से वो उनकी मानसिकता को धीरे धीरे अपनाते जा रहे हैं। ग्रामवासियों की ओर ही रहा है, क्योंकि सच्चे भारत के दर्शन कहाँ हो सकती है? गांव। 2-3 हजार वर्ष पुराना ही क्यों, आज का भारत भी ऐसी अनेक समस्याओं से भरपूर है जिनका समाधान 19वीं सदी के हम यूरोपियन लोगों के लिए भी उतना ही वांछनीय है। केवल हमारे पास उस भारत को पहचान सकने वाली दृष्टि की आवश्यकता है। इंग्लैंड जो है वो 19वीं सदी से पहले भारत से भी ज़्यादा गरीब था। बाद में जब वो हर जगह हर एक देश पर कब्जा करने लगा और लूट उट करके ले करके जाने लगा तो धीरे धीरे अमीर हो गया। और हमारे भारत की विचारधारा जो थी, लड़ाई झगड़ा करने वाला विचारधारा नहीं था। वो जैसे गांधीवादी विचारधारा, एक गाल पर मारे तो दूसरा गाल भी दे दो, लेकिन अब का विचारधारा एक गाल पे मारे तो उसको तब तक मारो दोबारा वो मारने की हालत में ना रहे ठीक है। तो जब लूट करके 19वीं सदी, देखो क्या कहा जा रहा है, किधर गया 19वीं सदी? 19वीं सदी के हम यूरोपियन लोगों के लिए भी उतना ही वांछनीय है। केवल हमारे पास उस भारत को पहचान सकने वाली दृष्टि की आवश्यकता है। भारत की महानता को पहचानने के लिए वैसा सोच होना चाहिए, वैसा विचार होना चाहिए, ये कहा जा रहा है। आगे देखेंगे। यदि आपकी अभिरुचि की पैठ किसी विशेष क्षेत्र में है तो उसके विकास और पोषण के लिए आपको भारत में पर्याप्त अवसर मिलेगा। अगर आप में कोई प्रतिभा है खेल के को लेकर के, साहित्य को लेकर के, या फिर किसी भी क्षेत्र में, तो उसमें आपको अवसर मिलेगा। यदि आपने उन बड़ी बड़ी समस्याओं में रुचि ली हो जिनके बारे में अपने यहाँ के श्रेष्ठतम विचारक सोच विचार किया करते हैं, तो आपको अपने भारत प्रवास को ज्ञान विज्ञान के क्षेत्र से निर्वासन समझ लेने की कोई आवश्यकता नहीं। देखो
भारत में एक 1972 में एक क्रांति हुई थी, संपूर्ण क्रांति। 1972 में कौन सी क्रांति हुई थी? किसने किया था? जेपी, जयप्रकाश नारायण। पढ़े होंगे 10वां में, नहीं पढ़े हैं संपूर्ण क्रांति के बारे में? हिस्ट्री में पढ़े होंगे, नहीं है? नहीं होगा। 1972 का संपूर्ण क्रांति, या फिर गाइड में कहीं ना कहीं तो है 10वां में। चलो, तो किसने किया था? जयप्रकाश नारायण। इनके बारे में अगर बताया जाए तो ये जेल से भाग गए थे। तो इतने प्रतिभाशाली व्यक्ति भारत में हैं कि जेल से भाग गए 1972 में। क्यों? तो भारत में जो शासन व्यवस्था थी वो उसको सुधारने के लिए वो उनका विचारधारा अलग था, और जो शासन व्यवस्था चल रही थी उसका विचारधारा अलग था, और सरकार के बदलने के लिए ये 1972 में संपूर्ण क्रांति किए थे। तो वही उसी के आधार पर यहाँ पर भी बोला जा रहा है कि आपको पर्याप्त अवसर मिलेगा अगर कोई प्रतिभा है तो। यदि आपने बड़ी बड़ी समस्याओं में भी अगर रुचि ली है, जिनके बारे में आपने यहाँ श्रेष्ठतम विचारक सोच विचार करते, ये तख्ता पलट करने के लिए, सरकार को बदलने के लिए कहाँ से भाग गए? जेल से भाग। तो इतना प्रतिभाशाली है, श्रेष्ठतम विचारक है कि हाँ हमको बदलना है, चाहे जान भी चली जाए कोई दिक्कत नहीं। हमारे मुजफ्फरपुर के खुदीराम बोस 14 साल की उम्र में फांसी पर लटक गए भारत को आज़ादी दिलाने के लिए। तो ये विचारधारा रही है किसकी? भारत की। आगे देखिए, यदि आप भूविज्ञान में रुचि रखते हैं तो हिमालय से श्रीलंका तक का विशाल भूप्रदेश आपकी प्रतीक्षा कर रहा है। अगर आप इस प्रकार का सोच रखते हैं, इस प्रकार का विचार रखते हैं, तो ऊपर जम्मू कश्मीर से लेकर के नीचे कन्याकुमारी तक का जो भूभाग है वो आपका इंतजार कर रहा है। यदि आप वनस्पति जगत में विचरना चाहते हैं तो भारत एक ऐसी फुलवारी है जो हकर्स जैसे अनेक वनस्पति वैज्ञानिकों को अनायास ही अपनी ओर आकृष्ट कर लेती। ये वैसा भारत है जहाँ के पर्वत पर संजीवनी बूटी भी मिला है। संजीवनी बूटी नहीं मिला रामायण में? नहीं देखे हो? तो अगर आप वनस्पति विज्ञान में रुचि रखते हैं तो भारत ऐसा भूभाग है जहां हर एक प्रकार का वन आपको मिलेगा, जिससे आप हर एक प्रकार की दवा बना सकते हैं। तो भारत एक ऐसी फुलवारी है जहां हकर्स, ये एक वैज्ञानिक का नाम दिया गया है, हकर जैसे अनेक वनस्पति वैज्ञानिकों को अनायास ही अपनी ओर उत्कृष्ट कर लेते। अब जैसे मान लो कोई किसी चीज़ पर रिसर्च कर रहा है और उसको किसी चीज़ का ज़रूरत पड़ा और वो चीज़ उस देश में मिले ही नहीं, तो फिर कैसे होगा? उसको जहाँ मिलेगा वहाँ जाना होगा। तो भारत एक ऐसा है जहाँ प्राकृतिक रूप से हर चीज़ उपलब्ध है, इसलिए भारत उनको क्या करता है? आकृष्ट करता है। आगे देखो, यदि आपकी रुचि जीव जंतुओं के अध्ययन में है तो आपका ध्यान श्री हेकल की ओर अवश्य होगा। अगर आपका जीव जंतुओं में ध्यान है तो हेकल को आप जानते ही होंगे। ये जीव जंतुओं के बारे में रिसर्च किए थे और उनके बारे में नियम भी कुछ दिए हैं हेकल का। उनका एक बुक भी है जो इन दिनों भारत के कांतारों की छानबीन के साथ ही भारतीय समुद्र तट से मोती भी बीन रहे हैं। कह रहे हैं कि आज के समय में जो हेकल है वो भारत के समुद्र तट से क्या बीन रहे हैं? मोती। बीनना का मतलब होता है चुनना। बीनना का मतलब क्या होता है? चुनना। जैसे चावल को हम लोग चावल में से कंकड़ उंकड़ निकालते हैं तो बहुत जगह पे उसको बोला जाता है चावल बीन रहा है, यानी कि चुना जा रहा है। ठीक है, के साथ छानबीन समुद्र तट से मोती बीन रहे हैं। भारत का यह निवास काल उनके जीवन के सबसे सुनहले सपने की साकारता जैसे है। भारत का यह जो निवास है वो सबसे सुनहरा है। ठीक है, ये अब जैसे वो भारत से प्रेरित हुए हैं तो भारत के बारे में बड़ाई कर रहे हैं। यदि आप नृवंश विद्या में अभिरुचि रखते हैं तो भारत आपको एक जीता जागता
संग्रहालय ही लगेगा। नृवंश, नृवंश किसको बोलते हैं? बोलो। नृवंश कौन सा वंश? जिसका कोई वंश ना हो। व्हाट इज दिस? गजब तो विवाद इंसान है। देखो यहाँ पर नृवंश विद्या, कौन वंश विद्या? नृ, ये देखो क्या लिखा हुआ है, तो इस वाले विद्या को क्या बोलते हैं? तो अगर आपको उसमें भी अगर आपको अभिरुचि है, उसमें भी अगर आपकी जिज्ञासा है, तो भारत आपको एक जीता जागता संग्रहालय है। यहाँ हर राज्य का कम से कम 5 गो अपना उसका कम से कम 5 गो ऑफिस पहले, हर एक राज्य का 5 गो उसका अपना एक कल्चरल डांस है। जैसे भरतनाट्यम हो गया, कथकली हो गया, और भी बहुत सारे इस तरह के कल्चरल डांस जो है वो है, नृत्य है। तो भारत भी कैसा है? संग्रहालय। भारत में बहुतों प्रकार का डांस है। उसी तरह से भोजन के रूप में अगर देखिएगा तो हर राज्य का अपना एक भोजन है। इडली डोसा, उधर जाओगे तो पाव पूरी, अगर बिहार आते हैं तो लिट्टी चोखा, इस प्रकार की बहुतों सारी। भारत ऐसा, शांत रहो, साइलेंस। भारत ऐसा देश है जहां अगर आप खाना खाना चाहते हैं तो 56 भोग भी आपको मिलेगा, यानी एक समय में 56 प्रकार का खाना आपको मिल सकता है। अपने पीने लगा क्या जी? चलो इधर देखो यार, मतलब ये इंसान देखो खत्म कर दिया। सीधा बैठो, देखो इधर, ओए यदि आप पुरातत्व प्रेमी हैं, 2-4 गो को पीटेंगे हम बड़ी हैप्पी। और यदि आपने यहाँ रहते हुए पुरातत्व के उत्खनन के द्वारा, पिछला बेंच पूरा स्टैंड अप, नहीं जाना है, उत्खनन के द्वारा एक प्राचीन चाकू या चकमक या किसी प्राणी का कोई भाग ढूंढ निकालने के आनंद का अनुभव किया हो तो आपको जनरल, पिछला बेंच पूरा नहीं सुनाई दिया? दोनों तरफ से, बॉयज में भी और गर्ल्स में भी, खड़ी हो जल्दी से। किया हो तो आपको जनरल कनिंघम की भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण की शीर्षक रिपोर्ट पढ़ लेनी चाहिए, और तब भारत के बौद्ध सम्राटों के द्वारा निर्मित नालंदा जैसे विश्वविद्यालय अथवा बिहारों के ध्वंसावशेषों को खोद निकालने के लिए आपका फावड़ा आतुर हो उठेगा। बॉयज में भी स्टैंड अप। उधर उस साइड, हाँ शांति से खड़ा रहो, नहीं तो पिटा जाओगे। वो भी स्टैंड अप। हाँ तुम भी कम नहीं है, खड़ी हो। इधर देखो, फावड़ा का मतलब होता है जो कुदाल होता है, वो आपका आतुर हो जाएगा उस चीज को खोद निकालने के लिए। सुनो, तो बड़का दूध के धोइल है। हे पता है, सुनो, ऐसा मन करता है ना कि फट्टा उठाए एक तरफ से सबके पीट दे, एक तरफ से पीटने का दिल करता है, सिर्फ 10वां में।
एक तरफ से 80 लगभग 90 गो स्टूडेंट है, 50 गो के आसपास फेल करेगा टेस्ट में, और क्लास में ही बैल सब, जिसका 0 नंबर आता है वो क्लास में दांत चियार के हंसता है। देखो उसको क्या नंबर आया तुम्हारा टेस्ट में, तुम्हें को बोल रहा है क्या नंबर आया टेस्ट में? 1 नंबर आया होगा या 2 नंबर, इससे ज्यादा तो आ ही नहीं सकता है। तुम दोनों को दांत चियारेगी एकदम। जो जनरल कनिंघम है, देखो इधर कनिंघम किधर गया, जो जनरल कनिंघम है उनको सबसे पहले ये काम दिया गया कि आप जाकर खोदिए। जो भारत में इसका शुरुआत हुआ था, क्या कहते हैं, सिंधु सभ्यता का जो खोज हुआ था, जैसे हड़प्पा हो गया, मोहनजोदड़ो हो गया, ये सब, उसमें सबसे पहले रिपोर्ट किसने दिया? कनिंघम ने। सबसे पहले किसने दिया? कनिंघम। इन्होंने ही खोजा था कि भारत की बहुत ऐसे संस्कार है जिसको जो विदेशी आक्रांताओं ने आकर के ध्वस्त कर दिया, बर्बाद कर दिया, उसको खोज निकाला गया। उसके बाद जो नालंदा विश्वविद्यालय है उसको भी बख्तियार खिलजी ने जाकर के ध्वस्त करवा दिया। तो उस विश्वविद्यालय अथवा बिहारों के ध्वंसावशेषों को खोज निकालने के लिए आपका फावड़ा आतुर। जब आप उस इतिहास को पढ़ेंगे तो आप ये व्याकुल हो जाएंगे कि हाँ, उस इतिहास के बारे में हम जानें, उसको जा कर के और उस पर रिसर्च करें, अगर उसके बारे में पढ़ते हैं तो। यदि आपके मन में पुराने सिक्कों के लिए लगाव है तो भारत भूमि में ईरानी, केरियन, थ्रोसियन, पार्थियन, यूनानी, मैकेडोनियन, संको, रोमन और मुस्लिम शासकों के सिक्के प्रचुर परिमाण में उपलब्ध होंगे। तो सबके पढ़ना नहीं है, कर कथी रहा है पूरा बेंच, पूरा एगो दूगो नहीं, पूरा पांचों जो है सो वो दोनों कर रहा है। तो कथी कर रहा था? देख रहा था। डर भय नहीं है, खाली राहुल सर जी पीटते हैं तो उन्हीं की क्लास में शांत रहेगा। अगर कोई बात से बोल रहा है तो मजबूर मत करो, नहीं तो पीटने, अगर नहीं पता है तो चलो 12th में बताएंगे किस तरह से पिटाई होता है। सो अभी 10वां में है, बात से समझा रहे हैं, समझ जाओ, नहीं तो पिटाइए देखना है तो 12th में आ जाना, कभी पता चल जाएगा कैसे पिटाई होता है, बिन बिनाता है सब। जब नहीं पता है बता रहे हैं तो शांत रहो, मजबूर मत करो, नहीं तो पीटने में हम कमी नहीं करते हैं। ऐसा पीटते हैं कि 1 महीना तक याद रहता है। 2 गो क्लासें छोड़ के चल गया है, कभी नहीं आता है अब। तो इसलिए शांति से पढ़ो, नहीं पढ़ना है तुम बाहर ही रह जाओ, कोई जरूरत नहीं है क्लास में भीड़ बनाने का, जितना रहेगा उतना ही पढ़ेगा। सब बीच में हल्ला करने लगता है। यदि आपके मन में पुराने सिक्कों के लिए लगाव है तो भारत भूमि में ईरानी, केरियन, थ्रोसियन, पार्थियन, ये सभी सिक्कों को प्रचुर मात्रा में आपको कहाँ मिलेगा? भारत में। जब वारेन हेस्टिंग्स भारत का गवर्नर जनरल था तो वाराणसी के पास उसे 172, ये याद रखिएगा, 172 दारिस नामक सोने के सिक्कों से भरा एक घड़ा मिला था। घड़ा मतलब घैली, मटका। 172 दारिस। कितने दारिस थे उस समय के? जैसे आज के समय में पैसा, रुपया ये सब चलता है, उस समय एक दारिस क्वांटिटी चलता था, तो उसमें 172 सिक्का मिला सोने का। 172 दारिस नामक सोने के सिक्कों से भरा हुआ उसको मिल गया। बताओ, बेचारा करोड़पति बन गया। वारेन हेस्टिंग्स ने अपने मालिक ईस्ट इंडिया कंपनी के निदेशक मंडल की सेवा में सोने के सिक्के यह समझकर भिजवा दिए कि यह एक ऐसा उपहार होगा जिसकी गणना उसके द्वारा
प्रेषित सर्वोत्तम दुर्लभ वस्तुओं में की जाएगी और इस प्रकार वह स्वयं को अपने मालिकों की दृष्टि में एक महान उदार व्यक्ति प्रमाणित कर देगा। कहा यह जा रहा है कि जब उसको ये घड़ा मिला तो वो अपने मालिक के पास भिजवा दिया, ये सोच करके कि जो मालिक होंगे हमारा नाम लेंगे कि ये सबसे ईमानदार है, महान उदार व्यक्ति प्रमाणित कर देगा। जो मालिक थे, ईस्ट इंडिया कंपनी का राज चल रहा था, तो वो वहाँ भिजवा दिया। अभी के समय में किसी को मिलेगा तो वो सबसे पहले अपने घर चल जाएगा, हमार हो लो, हमको मिला हमार हुआ। नहीं, ऐसे नहीं बोलते, मिले जुले से हम मर। हाँ, तो वही बात हो जाएगा। लेकिन उस समय जिनको मिला था वो कहाँ भिजवा दिए, तो ईस्ट इंडिया कंपनी के मालिक को भिजवा दिए। किंतु उन दुर्लभ प्राचीन स्वर्ण मुद्राओं की यह नियति थी कि कंपनी के निदेशक उनका ऐतिहासिक महत्व समझ ही न पाए और उन्होंने उन मुद्राओं को गला डाला। सोना था, सोना चांदी ये सब जो भी धातुएं होती उसको गलाना आसान होता है, उसको गला सकते हैं। अब कोई कहेगा कि ना हम 2000 के नोट को गलाएंगे, हो गया, गया काम से। तो वो जो सोना के सिक्का था वो उसकी ऐतिहासिक महत्व को नहीं समझ पाए और उसको क्या कर दिया, गला करके सोना बना दिया। जब वारेन हेस्टिंग्स इंग्लैंड लौटा तो वे स्वर्ण मुद्राएं नष्ट हो चुकी थी। जिसको घड़ा मिला था वो जब इंग्लैंड पहुंचा तो वो जो मुद्रा था अब नॉर्मल सोना में बदल चुका था। अब यह आप लोगों पर निर्भर करता है कि आप ऐसी दुर्भाग्यपूर्ण घटनाएं भविष्य में कभी न होने दें। आप लोग को अगर मिले तो किसी दूसरे को न दें, अपने घर ले जाए। किसी को कोई दिक्कत? तो समय को मद्देनजर रखते हुए आज के लिए फ़िलहाल इतना ही, बाकी कोई छटपटाएगा नहीं। अभी अटेंडेंस, साइलेंस, अभी अटेंडेंस बनाना बाकी है।